Hello guys, how are you? I hope you are enjoying good health in this COVID-19. Students, today we will discuss about the second lecture of the series English Correction Rules. हमारी जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी इंग्लिश करेक्शन रूल्स के लेक्चर्स की, उस लेक्चर में से आज हम दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। पिछला जो हमारा लेक्चर था, अगर आपने नहीं लिया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके उन जो बहुत अहम 6 जो आम तौर पे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं उसके मतलब वो लेक्चर है, वो मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम जो अपना जो सेकंड लेक्चर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ ये देखें, टोटल हम 9 डिस्कस करेंगे रूल्स। ये वो रूल्स हैं जो कि कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होती पेपर में, और इस वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और बाज़ का अगर वो इतनी ज़्यादा गलतियां कर दें तो उनकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, यानी कि वो सप्ली भी उनकी एग्ज़ाम में आ जाती है। और इस सप्ली जब एग्ज़ाम में आती है उसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये बहुत अहम रोल अदा करती हैं। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट ये कहता है कि सर हम तो पेपर बहुत अच्छा कर गए थे, हर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, ये क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से अटैम्प्ट किया लेकिन फिर भी फेल हो गए। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आपने उसके अंदर ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा की होती हैं। तो प्लीज़ ये जो लेक्चर है इसको अच्छी तरह सुनना है ताकि आप वो जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड कर सकें। तो वो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहला जो सेंटेंस है इसके अंदर देखें, आपको नज़र आ रहा है सेंटेंस, ही सेड दैट ही विल गो टू लाहौर। तो अब ये जो सेंटेंस है इसके दो हिस्से हैं, टू क्लोजेज हैं। पहला जो क्लोज है उसके अंदर वो कह रहा है ही सेड, ये उसने कहा। अब दूसरा क्लोज है यानी दूसरा पार्ट है उसका कि दैट ही विल गो टू लाहौर, के वो लाहौर जाएगा। तो एक इंग्लिश ग्रामर जो है उसका एक रूल है रिटर्न का कि जब भी, इसकी मैं करेक्शन आपको बता रहा हूँ, जब भी जुमले के शुरू में पास्ट टेंस इस्तेमाल हो तो उसके बाद हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस का ही आता है, वो ना प्रेजेंट का आता है ना फ्यूचर का आता है। मैं आपको सेंटेंस की करेक्शन करके बताता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो इसका अगर ही सेड दैट ही वुड गो टू लाहौर, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे शेल होता तो यहाँ फिर हमने जुमला कोई भी होता, जुमला यहाँ पे शेल का होता जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल, वो क्या आप करना था, तो शुड। अगर कैन होना होता तो कुड। इसी तरह कुछ भी होता, एनी सेंटेंस होता, आपने क्या करना था, उसको चेंज करना था पास्ट टेंस के अंदर। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रामर रूल है कि जब जुमले के एक क्लॉज के एक फर्स्ट पार्ट के अंदर पास्ट टेंस यूज़ कर दिया जाए तो फिर आगे जाके पास्ट टेंस ही यूज़ होता है। और इसी तरह से ही दूसरा इसका सिनेरियो ये है कि जब हम पहले प्रेजेंट या फ्यूचर यूज़ कर दें तो उसके आगे सेकंड पार्ट में पास्ट टेंस यूज़ नहीं होता। फ्यूचर और प्रेजेंट के साथ कभी भी पास्ट टेंस यूज़ नहीं होता। ठीक है, आगे दूसरा सेंटेंस है, ओबे द ट्रैफिक रूल्स लेस यू वुड फाइन। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, उनको ओबे करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा चालान कर दिया जाए। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना, जब ये जो लफ्ज़ लेस्ट है ये आ जाए, LEST, ये देखें ये जो लिखा हुआ है, ये जब भी आ जाए हमेशा उसके साथ हम नोट का इस्तेमाल नहीं करते। पहली बात, लेस्ट के साथ नोट का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये इट्स सेल्फ नेगेटिव है, इसका मतलब होता है ऐसा ना हो के। ठीक है, तो जब आपने पहले कह दिया कि ऐसा ना हो के तो फिर उसके बाद नोट लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। और लेस्ट के साथ हमेशा हमेशा शुड का इस्तेमाल किया जाता है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। तो ये जुमला क्या बन जाएगा, ओबे द ट्रैफिक रूल्स लेस्ट यू शुड फाइन। तो मैंने आपको क्या बताया,
मैंने आपको बताया है कि पहली बात ये कि लेस्ट के साथ कभी नोट नहीं आता। लेस्ट का अपना मतलब ही होता है कि ऐसा ना हो के। तो और दूसरी बात, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, ना ही वुड आता है, ना ही कुड आता है, ना ही कैन, ना माइट, कुछ नहीं आता, सिर्फ सिर्फ शुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये था हमारा सेकंड रूल। अब ये जो थर्ड रूल है, ये थर्ड रूल क्या है? देखो सेंटेंस पढ़ते हैं, नो बॉडी शेल ईट फ्रूट। नो बॉडी शेल नॉट ईट फ्रूट, कोई भी फल नहीं खाएगा। तो यहाँ पे इसकी करेक्शन है, मैं आपको बता दूं, एक याद रखना बात, कभी भी नो बॉडी के साथ नोट का इस्तेमाल नहीं करते। नो बॉडी इटसेल्फ नेगेटिव है वर्ड, तो ये इसका वैसे का कोई भी नहीं, नो बॉडी का मतलब कोई भी नहीं, तो उसके साथ नोट नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस जो करेक्शन होती है वो ये होगी, नो बॉडी शैल ईट फ्रूट, कोई भी फ्रूट बिल्कुल नहीं खाएगा, लाजमन नहीं खाएगा। अब आप ये सोच रहे होगे सर ने यहाँ पे शेल को क्यों रहने दिया, हालांकि शेल नहीं आता। तो मेरा याद हमेशा एक बात रखना कि यहाँ जब शेल और विल का इस्तेमाल ऑपोजिट हो जाता है, उस वक्त जब आप कंपल्जन दे रहे हो, जब किसी बात के ऊपर स्ट्रेस डालना हो, तब विल और शेल आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, उनकी स्वैपिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो रूल ये था कि नो बॉडी के साथ कभी भी नोट का इस्तेमाल नहीं आता। बिल्कुल ये वही है जैसे लेस्ट के साथ नहीं आता। लेस्ट भी और नो बॉडी ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, इट्स सेल्फ इनकार करने का मतलब होता है। तो जब ये पहले आपने एक इनकार कर दिया तो दोबारा दोबारा नोट लगाने की जरूरत नहीं होती। समझ आ रही है? अब अगला रूल, शी वांटेड लॉन्ग वेकेशंस, वो लंबी छुट्टियां चाहती थी। तो इसकी करेक्शन का जो रूल है वो सिंपल है। एक बात याद रखना, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी प्लूरल नहीं होती। मैं आपको पहले बता दूं वो वर्ड्स, मिसाल के तौर पे फ्रूट, फ्रूट की प्लूरल फ्रूट्स नहीं होती, फ्रूट की प्लूरल फ्रूट ही होती है। ठीक है, मैंने कहा आपको कि मैं कई फ्रूट लेके आया, आम, मैं बड़े आम लेके आया, तो वो फ्रूट्स नहीं होंगे, वो फ्रूट ही होंगे। ठीक हो गया। इसी तरह हेयर, बाल, सर के जो बाल हैं, हेयर, मतलब आप ऐसे नहीं कहोगे कि आई हैव लॉन्ग हेयर्स, कि मेरे लंबे बाल हैं, नहीं, आप कहोगे आई हैव लॉन्ग हेयर, क्योंकि इनकी प्लूरल नहीं होती। इसी तरह से शिप है, इसकी भी प्लूरल शिप्स नहीं होती, शिप की प्लूरल शिप ही होती है। इसी तरह से ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया वेकेशन, छुट्टियां, ये इट्स सेल्फ प्लूरल है, इसकी प्लूरल नहीं होती क्योंकि ये पहले ही प्लूरल है। समझ आ रही है? इसके अलावा चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, क्योंकि चिल्ड्रन इटसेल्फ प्लूरल है चाइल्ड की, तो उसके साथ चिल्ड्रंस नहीं कहना, चिल्ड्रन ही कहना है। ज्यादा बच्चों की जब बात करनी होती तब हम चिल्ड्रन कहते हैं। इसके अलावा पीपल, ये भी वो वर्ड, ये वो कुछ वर्ड्स हैं आम रूटीन के जिनके साथ स्टूडेंट हमेशा गलती कर देते हैं, फ्रूट्स कर देते हैं, हेयर्स कर देते हैं, वेकेशंस करते हैं, पीपल्स कर देते हैं, चिल्ड्रंस लिख देते हैं। उस तो ये वाली हरकत नहीं करनी, ये बिल्कुल काबिल माफ़ी नहीं है। ये करेक्शन के रूल्स में इस बात को आपने हमेशा से याद रखना है। ये वर्ड्स हैं मैं जो लिखे हैं, इनके साथ कभी भी एस का इस्तेमाल नहीं होता, इनकी प्लूरल नहीं होती। तो इसकी करेक्शन क्या होगी, शी वांटेड लॉन्ग वेकेशन, बस सिंपल। ठीक हो गया। अगला है दे आर टॉकिंग टू वन अनदर, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो यहाँ पे करेक्शन का क्या रूल है, एनीवन कैन गेस? अगर आप इसका जवाब आता है तो कमेंट में मुझे लाजमी करें। 2 मिनट का टाइम मैं आपको दूंगा, यहाँ पे पोज करूँगा ताकि आप इसको याद करके मुझे बता सको कि इसका क्या आपको आता है या नहीं आता। खैर मैं आपको बता ही देता हूँ। इसके अंदर एक बात याद रखना, जो हमने रूल डिस्कस करना है वो ये रूल है, वन अनदर और ईच अदर के दरमियान डिफरेंस। जब
बी, दो लोगों की बात हो रही हो, ठीक है। जब दो लोगों की आपस में बात हो रही हो, ये कहा जाए कि वो दो लोग आपस में बात कर रहे थे, तब ईच अदर आता है। क्या आता है? ईच अदर। तो इसकी करेक्शन हो जाएगी दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। जब बहुत ज्यादा लोग बैठे हों, बहुत ज्यादा लोग बैठे हों और वो आपस में बातें कर रहे हों, तब आप लोग कहते हैं वन अदर। ये बातें लोगों की तो नहीं, कहीं किसी भी मामले में होता है। मिसाल के तौर पे कई मुल्क हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो आप ये नहीं कहोगे ईच अदर, वो कहोगे वन अदर। अगर दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं तो फिर कहोगे ईच अदर। दो दो खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं तो क्या कहोगे? प्लेइंग ईच अदर। अगर ज्यादा खिलाड़ी खेल रहे हैं तो प्लेइंग वन अनदर। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तो ईच अदर का इस्तेमाल होता है दो लोगों के साथ। जब दो लोग, दो मुख्तलिफ मुल्क, दो कौमें आपस में कोई काम कर रही होती हैं, लड़ रही होती हैं, बात कर रही होती हैं, कुछ भी कर रही होती हैं, तब आप ईच अदर करते हो। और जब दो से ज्यादा यानी कि तीन या तीन से ज्यादा चीजें, लोग आपस में उनका कंपैरिजन हो रहा होता है, वो बात कर रहे होते हैं, कोई ट्रेडिंग हो रही होती है, कुछ भी मामला हो रहे होते हैं, तब आप वन एंड अनदर का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई? अगला सेंटेंस है आई वेंट टू फार दैट आई कुड नॉट रिटर्न इन टाइम। इसकी क्या करेक्शन है? एक बात स्टूडेंट्स याद रखना, ये जो लफ्ज टू है ना, TOO, इसके साथ हमेशा जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है TO2। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एज के साथ एज आता है, सच के साथ एज आता है, सो के साथ एज आता है, ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नोर आता है। ये कुछ रूल्स, सेट पैटर्न रूल्स हैं। इसी तरह से एक रूल ये भी है कि टू के साथ हमेशा TO सिंगल टू आता है। उसकी ये असल में ये क्या, मैं इतना लेट हो गया कि मैं वक्त पे ना पहुंच सका। ये जो TOO है ना, ये इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव बात के लिए। ये एक नेगेटिव वर्ड है कि आप हद से ज़्यादा, जब आप कोई नेगेटिव हरकत कर देते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी एक हद से ज़्यादा पाई जाती है, निगेशन किसी हद से ज़्यादा पाई जाती है, तो फिर क्या होता है? टू का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक जुमला यहाँ पे बोलूँ कि वो गरीब है कि अपने बच्चे नहीं पाल सकता। वो इतना गरीब है कि अपने बच्चे नहीं पाल सकता, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज टू पुअर टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन अप। टू पुअर टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन अप। समझ आ गई? तो यहाँ पे इसका क्या रूल है? आई वेंट टू फार टू, ठीक हो गया। आई वेंट टू फार टू रिटर्न इन टाइम। मैं इतने दूर निकल गया कि मैं वक्त पे ना पहुंच सका। अगला सेंटेंस है यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। अनलेस भी एक नेगेटिव वर्ड है। अनलेस भी नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ये है कि अनलेस के साथ कभी नोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनलेस के साथ कभी नोट नहीं आता, तो इसकी करेक्शन क्या होगी? यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन अनलेस यू वर्क हार्ड। यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम पास नहीं कर सकते इम्तिहान यहाँ तक कि तुम मेहनत करो। ठीक हो गया? तो ये अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं करते। अगला जो सेंटेंस है वो ये है इट इज सेड दैट इफ वन इज लॉयल टू द जॉब ही विल गेट सक्सेस इवेंचुअली। इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है, इफ वन इज लॉयल टू द जॉब ही विल गेट सक्सेस इवेंचुअली। तो ये क्या मतलब है इस करेक्शन का? ठीक है,
तो इसके अंदर जो करेक्शन है वो ये है, गौर से पढ़ें इस सेंटेंस को दोबारा। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट इफ वन इज लॉयल टू द जॉब, एक अपनी जॉब में वफादारी हो, ही विल गेट सक्सेस इवेंचुअली, आखिरकार वो कामयाबी हासिल कर लेता है। आप 2 3 दफ़ा इसको पढ़ोगे, ज़्यादातर स्टूडेंट आई बेट के इसको सोल्व नहीं कर सकेंगे और वो इसी तरह से ही लिखते हैं। मैं आज आपको इसकी करेक्शन बताऊंगा कि इसको करेक्ट आपने कैसे करना है। आज के बाद कभी आपकी ये करेक्शन की गलती नहीं होगी। हमेशा याद रखना, ये जो वर्ड वन है ना, उसके साथ ही या शी नहीं आता। जब आप जेंडरलेस होकर बात करना चाह रहे हो, जब आप एक जनरल बात करना चाह रहे हो जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों आते हो, तब आप वन का इस्तेमाल करते हो। तो जब आप वन करते हो तो फिर आगे वन आएगा, वन सेल्फ आएगा, वंस आएगा, ठीक होगा। ही शी दे का इस्तेमाल नहीं होगा। तो जुमले में इसकी करेक्शन होगी, इट इज सेड दैट इफ वन is loyal to the job, one will get success eventually, आखिरकार। समझ आ गई? वन के साथ हमेशा वन ही आता है, वन के साथ ही शी दे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। आज का जो आखिरी जो सेंटेंस है वो है, फाइनली आई हैव रीच द रेलवे स्टेशन। तो ये जो सेंटेंस है मैं ये आपको पहले लिख दिया है, इसके अंदर पंक्चुएशन मार्क की गलती है। पंक्चुएशन मार्क कौन से होते हैं? कोमा, फुल स्टॉप, सेमी कोलन, कोलन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये इस तरह की जो होते हैं, ये जो मार्क्स होते हैं, ये साइन ऑफ ये पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं। तो एक बात याद रखना, जब भी ये वर्ड्स आ जाएं, फाइनली, इवेंचुअली, एट लास्ट, सो, हेंस, किसी भी सेंटेंस के शुरू में आ जाएं, तो उनके बाद हमेशा कोमा लगता है। क्या लगता है? कोमा। तो ये जो आपका ये जो लास्ट सेंटेंस है, यहाँ पे पंक्चुएशन की गलती थी। फाइनली के बाद कोमा और उसके बाद आई हैव रीच द रेलवे स्टेशन। ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटेंस फॉर इंस्टेंस होता, इवेंचुअली आई हैव रीच द रेलवे स्टेशन, आखिरकार, तब भी कोमा आना था। एट लास्ट आई हैव रीच द रेलवे स्टेशन, तो फिर भी एट लास्ट के बाद कोमा आना था। देयर फोर आता है, यानी कि देयर फोर आई कैन नॉट रीच द स्टेशन, इस वजह से तो फिर भी क्या आना था? कोमा आना था। सॉरी, देयर फोर के स्पेलिंग सही कर लें। ठीक है। तो इसी तरह सो आ जाता कि सो ही कैन नॉट रीच द स्टेशन, तो क्या आना था? सो फिर कोमा, हेंस, उसके बाद भी कोमा। तो ये जो वर्ड्स हैं, फाइनली, इवेंचुअली, एट लास्ट, देयरफॉर, सो, हेंस, ये वो वर्ड्स हैं जिनके अगर ये जुमले के शुरू में आ जाएं तो इनके बाद कोमा लगाना लाजमी होता है, वरना ये मिस्टेक हो जाती है, ग्रामेटिक मिस्टेक होती है, जो कि अक्सर औकात आपको पेपर में पता नहीं चलता लिखते वक्त, और आप लोग इस वजह से भी अपने मार्क्स कटवा बैठते हो। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने 9 जो रूल डिस्कस किए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, और अगर ये वाले वो रूल्स हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होते, और वो ये गलतियां इस तरह की कर रहा होता है पेपर के अंदर, जिस वजह से उसके मार्क्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह की मिस्टेक्स ना करिएगा। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, इसको सीखिएगा, एक दफ़ा समझ ना आए बार बार करिएगा। अपनी कॉपी पेंसिल अपने हाथ में पकड़ के बैठिए, और जो जो बातें मैं बता रहा हूँ ये साथ साथ लिखते रहें, ताकि आपको याद रहें ये सारी बातें। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी था। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और इसको अपने दूसरे फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने कोई भी बात आप पूछनी है मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक की समझ नहीं आ रही और उस पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अपने थर्ड लेक्चर में इसी सीरीज़ के करेक्शन रूल्स के हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर।